हेलो एवरीवन, मेरा नाम शम्स तबरेज़ है। 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज में मुझे 57th रैंक हासिल हुई है। ताल्लुक़ मेरा लखनऊ से है। 2012 में मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था विद अ सोल पर्पस कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे एक जज बनना है। 2015 में मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई। ऑल दीज ईयर्स मैं तैयारी करता रहा, एग्ज़ाम्स देता रहा, लेकिन मेरा कई साल 4-5 साल तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। कुछ साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस क्लियर नहीं हुआ। फाइनली मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था अपनी गलतियों की वजह से। वो सारे एरर्स मैं डिस्कस सेपरेटली कर देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा वो गलतियाँ आप लोग को फेस ना करना पड़े और पहले से आप वेल प्रिपेयर्ड हों। 2015 में कई साल प्रिपरेशंस के बाद जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैंने फिर यहाँ पे लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दिया। लिटिगेशन में क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता था और 2017-18 में मैंने प्रिपरेशंस छोड़ दिया कि अब मुझसे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। इवेंचुअली 2 साल मैंने फिर यूपी की जब ये वैकेंसी आई 600 के आसपास तो मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। लेटर ऑन 2020 में मैंने एक बार कोशिश फिर से किया, सोचा कुछ स्ट्रेटजीज चेंज करके अपनी एरर तरीका पढ़ाई का बदल के एक बार और कोशिश करते हैं। क्या क्या मैंने चेंजेस किया वो मैं आपसे सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूँ। जुडिशियल सर्विसेज के आम तौर पे एग्ज़ाम किसी भी स्टेट्स के 3 लेवल्स में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सेपरेटली तीनों की बात करेंगे ताकि बेहतर समझ में आ जाए। प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर जनरली होते हैं हर स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में। पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज का, दूसरा पेपर होता है लॉ का। यूपी, बिहार और ये ज़्यादातर नॉर्थ के स्टेट्स में जो जनरल नॉलेज होता है वो सेपरेट पेपर होता है, लेकिन बहुत से स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जीके का कोई सेपरेट पेपर नहीं होता है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा या इस तरीके के अलाइक। बहरहाल अगर आप यूपी, बिहार और इन स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जनरल नॉलेज का सेपरेट वेटेज है तो उस लिहाज से जनरल नॉलेज की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चलते हैं जीके और लॉ 2 सेपरेट पेपर की कैसे तैयारी करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जीके में सिर्फ जीके नहीं पूछता है। जीके में क्वेश्चंस 3-4 जगह से आते हैं। सबसे पहला आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए मैंने 3 सोर्सेज का यूज़ किया था। सबसे पहला मैंने डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया था। डेली करंट अफेयर्स के लिए मैंने मोबाइल के एप्लीकेशंस होते हैं या इंटरनेट के ज़रिए से जागरण जोश और जीके टुडे का मैंने इस्तेमाल किया था। उससे मैं डेली करंट अफेयर्स के अलग नोट्स बनाता था। मंथली करंट अफेयर्स के लिए कोई भी रेप्यूटेड मंथली मैगजीन्स आप ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर की ज़रूरत नहीं है, सब में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मंथली मैगजीन का अलग नोट्स बनेगा। उसके बाद ईयरली करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की मैंने ईयर बुक यूज़ किया था, साल में एक बार आती है, वो 30 सितंबर को रिलीज़ होती है। करंट अफेयर्स मैंने इन 3 सोर्सेज से कंप्लीट करने के बाद 80% टू 90% क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे। 100% करंट अफेयर्स आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस करने में डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। करंट अफेयर्स के बाद दूसरा आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके वो पोर्शन होता है जो ल्यूसेंट की बुक में लास्ट चैप्टर मिसलेनियस नाम से आपको मिलेगा और ये हमेशा स्टैटिक होता है जी। इसमें इस तरीके के होते हैं कि पहला शख्स जो चांद पे कौन गया था या इस तरीके का, वो कभी बदलता नहीं है, वो स्टैटिक ही रहता है। तो ल्यूसेंट का जो लास्ट चैप्टर मिसलेनियस है उसका आपको सेपरेट नोट्स बना लेना है। वो स्टैटिक रहेगा, वो हमेशा आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा पोर्शन जीके में होता है जिसको जीएस कहते हैं, सब्जेक्टिव होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, इस तरीके का। इसको आप ल्यूसेंट से कवर ना करें, मैं तो ल्यूसेंट से मैंने कवर नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ल्यूसेंट काफ़ी एडवांस हो जाता है, बेसिक क्लियर नहीं होता है तो ल्यूसेंट समझ में नहीं आता है। तो जीएस के लिए जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके लिए मैंने 2 हिस्सों में तैयारी किया। पहला मैंने नोट्स बनाए क्लास 6 to 10th 11th तक, कई जगह पे इकोनॉमिक्स का तो 11th भी। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने के बाद, बनाने के बाद, उसको ठीक तरह पढ़ने के बाद बेसिक्स क्लियर हो जाता है। सवाल उससे ज़्यादा हल नहीं होते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बेहतर है। जीएस एनसीईआरटी करने के बाद फिर मैंने लिया घटना चक्र। घटना चक्र को मैंने ठीक तरह से उसके एमसीक्यू के सेपरेट नोट्स बना के उसको ठीक तरह मेमोराइज कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी हुई होती है तो घटना चक्र मेमोराइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एनसीईआरटी ना हो तो फिर वो एकदम से घटना चक्र न्यू हो जाता है, थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है।
ये सब्जेक्टिव पोर्शन एनसीईआरटी और घटना चक्र करने के बाद, स्टैटिक जीके करने के बाद और करंट अफेयर्स करने के बाद आपका पेपर नंबर 1 जो जीके है वो ऑलमोस्ट मुझे कोई परेशानी नहीं आई थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब में तो बिल्कुल परेशानी नहीं आई थी। जो साइंस पोर्शन है वो घटना चक्र में सब नहीं करना है, बायोलॉजी ही मैंने किया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का उतना नहीं वेटेज होता है, तो वो थोड़ा सा वेस्ट एफर्ट हो जाएगा अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाए। बेहतर है कि बायोलॉजी पे फोकस किया जाए। पेपर नंबर 1 पीटी, इतना करने पे आपका पीटी में परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। पेपर नंबर 2 लॉ। लॉ में एक तो बहुत ही सिंपल बात है कि बेयर एक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए, इस पर इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। बेयर एक्ट आपको अच्छे से करा हुआ होना चाहिए। प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ये काम आता है। बेयर प्रीलिम्स, एज फार एज प्रीलिम्स के लॉ की बात कर रहे हैं तो बेयर एक्ट के बाद आप जो भी बुक प्रेफर करते हैं, अगर कोई बुक है या कोचिंग के नोट्स हैं या कोई भी थ्योरी के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कोई भी चीज़ है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होता है। पढ़ने और समझने के बाद आता है एमसीक्यू क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आपको पहले घर पे प्रिपेयर करना होता है। लाइक जब आपने थ्योरी पढ़ लिया बेयर एक्ट से, या जो भी नोट्स और किताबें आपने पढ़नी थी, थ्योरी पार्ट आपने कर लिया, फिर मैंने जो प्रेफर किया था 3 एमसीक्यू की किताबें सीरियल वाइज प्रेफर किया था। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ओपी त्रिपाठी लगाएं तो बेहतर है। अगर आप यूपी के अलावा अदर स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सल की विनय कुमार गुप्ता, आई गेस राइटर का नाम है, वो पहले लगाएं तो बेहतर है। ओपी त्रिपाठी, विनय कुमार गुप्ता और तीसरा परीक्षा मंथन की आती है एमसीक्यू की किताब। ये 3 किताब लगाने के बाद आपका एमसीक्यू में आपको पीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रीलिम्स में यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। पेपर नंबर 1 जीके, पेपर नंबर 2 लॉ, इस तरीके से। अब आता है मेंस की बात। मेंस में लिखना होता है, आंसर राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप थ्योरी कितनी भी क्लियर हो, अगर आंसर राइटिंग और उस पर्टिकुलर टाइम में जो टाइम आंसर के लिए अलॉटेड है उसमें नहीं होगा तो फिर परेशानी का सबब बनेगा, चाहे हमने कितने भी थ्योरी क्लियर कर रखी हो। तो बेहतर ये है कि मेंस जैसे ही पीटी क्लियर हो हमारा, मेंस में हम जाएं तो हम पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा के देखें किस तरीके के सवाल आते हैं। जनरल डिस्क्रिप्टिव सवाल आते हैं या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। लाइक यूपी और बिहार में डिस्क्रिप्टिव जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वो पूछेंगे कि व्हाट इज स्टॉपेल, सिंपल पूछेंगे व्हाट इज स्टॉपेल, या वो पूछेंगे व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, सिंपली ये क्वेश्चन दे देंगे। इसको जनरल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहा जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा जैसे स्टेट्स में टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं। टेक्निकल क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि सेक्शन 319 सीआरपीसी में जब मजिस्ट्रेट को किसी और को तलब करना है तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस पे तलब करेगा, या 161 के स्टेटमेंट की जो कि केस डायरी में है वहाँ से भी तलब कर सकता है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके लिए टेक्निकल आंसर राइटिंग। तो हम बात अभी जनरल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की कर रहे हैं, जैसे यूपी और बिहार। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जब देखेंगे तो उसमें आपको एक अंदाज़ा ये हो जाएगा कि किस क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है। जनरली अगर एक क्वेश्चंस को 15 मिनट देना है या 10 मिनट देना है, वो पहले आप घर पे प्रैक्टिस जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस घड़ी रख के कर चुके होंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस सवाल को कितना मिनट देना है। अब उस मिनट के हिसाब से आप 1 2 4 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे घड़ी रख के, ताकि आपका उस टाइम फ्रेम में माइंड सेटअप हो जाए। एग्ज़ाम में ये ना हो कि टाइम सब कुछ सही है लेकिन टाइम का अंदाज़ा नहीं। ये सबसे वर्स्ट सिनारियो होता है, इसमें आपके आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। टाइम फ्रेम का अंदाज़ा लेने के बाद, क्वेश्चंस का अंदाज़ा लेने के बाद, अब मेंस के आंसर राइटिंग किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं इस पे मैं बात करता हूँ। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको उस टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको बेयर का सेक्शन लिखना होता है। सेक्शन के बाद अगर बेयर का प्रोविज़न एज इट इज़ लिख सकें, जो मैंने कोशिश किया था कि बेयर का प्रोविज़न एज इट इज़ लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बेयर एक्ट तो याद करना नामुमकिन है, लेकिन मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम याद कर सकते हैं। जैसे एस्टॉपेल की डेफिनेशन हम 115 एविडेंस में याद कर सकते हैं। इलेक्शन की डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं, जो पहला पैराग्राफ या दूसरा पैराग्राफ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी है आईपीसी में, या इस तरीके की जो पूछी ही जाती है, उसको हम एज इट इज़ याद करने की कोशिश कर सकते हैं। वो एज इट इज़ सेक्शन नंबर लिखने के बाद, बेयर प्रोविज़न लिखने के बाद, अगर याद है तो, और नहीं याद है तो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिख दें। उसके बाद हमें
उसको एक्सप्लेन करना होता है थोड़ा सा, पॉइंट वाइज में अपने आंसर लिखें। ज़्यादा पैराग्राफ्स या लंबे लंबे लिखने से वो एग्जामिनर भी जो है इंटरेस्ट थोड़ा लूज़ कर सकते हैं। पॉइंट वाइज में इजी होता है पढ़ने के लिए भी। तो हमें एक ऐसा टेबल सजा के देना है जो पढ़ने वाले को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बहुत ईजी लगे पढ़ने के लिए आंसर आपका। इसके बाद हमें केस लॉज डालने होते हैं। अगर कोई ऐसा केस लॉ है जिससे वो सेक्शन डिराइव हुआ है, कानून बना है, तो वो ज़रूर लिख दें। और अगर ऐसा सेक्शन नहीं है, ऐसा कोई केस लॉ नहीं है, तो फिर आप उसके लैंडमार्क केस या रीसेंट केस लिख दें। रीसेंट केस से अपडेटेड रहें, लाइव लॉ एप्लीकेशंस और तमाम बार एंड बेंच वगैरह से थोड़ा उससे आइडिया रहता है। अगर रीसेंट केस लॉ लिख देंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से आंसर फ्रेम करेंगे। इसको पॉइंट वाइज में समझ ले। सेक्शन नंबर, बेयर प्रोविजन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, केस लॉ एंड कंक्लूजन। अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो कंक्लूजन पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। ये तो हो गया लॉ के मेंस की बात। जीके मेंस में जो जीके का पेपर आता है उसके लिए मैंने प्रिफर किया था टारगेट फॉर आईक्यू के भी नोट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीके एनसीईआरटी और घटना चक्र के नोट्स इनसफिशिएंट हो सकते हैं कहीं जाके। वो एक मार्जिन लाइन के मैं पीछे ना रह जाऊं या मार्जिन लाइन पे ही ना रह जाऊं। तो मैंने टारगेट फॉर आईक्यू के नोट्स लिए थे जीके के, जिससे मैं वेल अबव मार्जिन लाइन जीके के पेपर में चला गया था। तो उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने प्रिफर किए थे। लॉ के लिए मैंने कुछ अपनी सेल्फ प्रिपरेशंस रखी, सेल्फ आंसर राइटिंग, सेल्फ नोट से ही मैंने तैयारी करी। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से मैंने इतना मदद लिया था कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं एविडेंस एक्ट वगैरह के और तमाम आईपीसीसीआर, उससे ये हो गया था कि किताबें जो बहुत ही लेंदी होती है पढ़ने में, उसको शॉर्ट करके उन्होंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, तो वो थोड़ा बेहतर हो गया था। अगर आपने वेल आंसर राइटिंग कर रखा है और आपका जीके का प्रोपोर्शन जितना पीटी में प्रिपेयर था उसके साथ आपने टारगेट फॉर आईक्यू ऐड कर लिया है, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में परेशानी नहीं आएगी। मेंस इज़ नॉट अबाउट एनी नॉलेज और एनीथिंग। मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी, जो आपने प्रैक्टिस की हो, प्रैक्टिस से ही आता है। जितना आप मेंस के प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपको मेंस में परफेक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाएगा। फिर एग्ज़ाम में आसानी होगी, ये महसूस होगा कि आप ये तो कई दफ़ा ये चीज़ फेस कर चुके हैं, तो वो अप्रोप्रिएट टाइम में आपके सारे अप्रोप्रिएट आंसर्स हो जाएंगे। प्री और मेंस के बाद तीसरा स्टेप आता है जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू को अक्सर लोग वाइवा के तौर पे समझते हैं, जो कि गलत है। इंटरव्यू और वाइवा में एक फ़र्क होता है। वाइवा में आपकी नॉलेज चेक होती है, इंटरव्यू में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक होती है, एंड पर्सनालिटी इंक्लूड्स नॉलेज एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आम तौर पे बहुत ही नॉर्मल, जनरल और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे मेंस में क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो आम तौर पे। मुझसे तो बिल्कुल नहीं पूछा गया था। वो क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आम तौर पे हम लोग पढ़ते हैं या दोस्तों से डिस्कस करते हैं। बस फ़र्क इंटरव्यू में एक चीज़ जहन में ये रखना होता है कि जब भी हम आंसर्स दें अपने जो भी क्वेश्चंस बोर्ड की तरफ से आए, तो हम उसको बेहतर तरीके से दे पाएँ, अपनी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रख सकें, ज़्यादा ना अग्रेसिव दिखाएं, ना टेंशन में दिखाएं अपने आप को कि हम स्ट्रेस्ड हो गए हैं या इस तरीके। बिल्कुल नॉर्मल आप क्वेश्चंस का आंसर दें। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है जिसका आंसर आपको आम तौर पे ना हो, एक्सेप्ट 1 और 2। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर नहीं आए तो आप सॉरी बोल सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी का सबब नहीं है। इंटरव्यू में बेहतर है कि ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर रहे। अगर आप मेल हैं तो कोट, शर्ट, टाई, सूट प्रॉपर और टाई हो, शूज़ आपके पॉलिश हो, प्रॉपर एटिकेट्स में आप जाएं। बैठे नहीं जब तक आपको बैठने ना कहा जाए। बैठने के बाद बैठने का पोस्चर थोड़ा सा बेहतर हो, स्ट्रेट बैठें। और बिल्कुल भी अपने चेहरे को रिलैक्स रखें, फेस को कोई भी ऐसा ना दिखाएं कि आप स्ट्रेस है, क्योंकि मेन चीज़ वो ये नहीं देखना चाहते कि आप स्ट्रेस में हो। आप अगर इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते जुडिशियल वर्क कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मसला यही रहेगा। इंटरव्यू में सिर्फ एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज पे ही काम करें। बेसिक नॉलेज जो आप पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट, वो पढ़ते रहें बस। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये तीन इतना कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होगा अगर आपने वेल प्रिपेयर किया हो। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, 2012 में मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन 2022 में हुआ। कई एग्ज़ाम्स मैंने दिए जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका सिर्फ सिंपल रीज़न मुझे जो समझ में आया, कई बार एग्ज़ाम देने के बाद अपनी एक एक गलतियाँ समझ में आई। सबसे पहले तो
कि मैंने जीके ल्यूसेंट से पढ़ा, ल्यूसेंट से पढ़ने पे वो शार्पनेस मुझे नहीं आई थी, उसके बाद मैंने घटना चक्र ऐड किया। दूसरी ये कि करंट अफेयर्स के सोर्सेज सिर्फ मंथली मैगजीन से नहीं होगा, उसको डेली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स से भी ऐड करना पड़ेगा, उसको थोड़ा वास्ट तैयारी करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को 3 जगह से तैयारी करना पड़ेगा, डेली, मंथली, ईयरली। तीसरा मुझे ये समझ में आया कि मैं पढ़ तो ज़्यादा रहा था एक टाइम पे 2017-18 के दौर में, लेकिन मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं लगा रहा था, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई रिपीटेड हो रही थी, मेहनत उतनी हो रही थी, रिपीटेड हो रही थी, लेकिन मैं नेक्स्ट लेवल नहीं जा रहा था और एमसीक्यू में मैं गलती कर देता था। मेरा एमसीक्यू प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, कई साल तो ऐसे भी हुए, 3-4 साल करीबन ऐसे हुए। वो गलती आप कोशिश करें कि एमसीक्यू के ये जो मैंने 3 किताबें बताई, ओपी त्रिपाठी, विनय कुमार गुप्ता जो यूनिवर्सल की आती है, और तीसरी परीक्षा मंथन, अगर ये 3 किताबों से आपने एमसीक्यू ठीक तरह से सॉल्व कर लिया, ऐसा कि दोबारा अगर उस किताब से क्वेश्चन आ गए तो आपके गलत ना हो कोई भी क्वेश्चन, तो आपका पीटी नहीं रुक सकता, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है, क्योंकि उन 3 किताबों के बाहर कोई भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। किताबें एमसीक्यू किसी भी किताब से ना लगाएं, जैसे बहुत सी किताबें मार्केट में आती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं, मैंने देखा है, बेहतर नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो किताबें ना लें। जिन 3 पे मैंने बताया उस पे स्टिक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर अगर और आपको कोई ऐसी किताबें मिल रही हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट है, जैसे कि एक बीपी सिंघल की किताब है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की कंपाइलेशन है, वो भी बेहतर है। जो भी बेहतर हो किताबें जो एग्ज़ाम मेन स्ट्रीम एमसीक्यू क्वेश्चंस हो तो ज़्यादा बेहतर है। इधर उधर के एमसीक्यू लगाने में वेस्ट एफर्ट हम लोग को सेव करना है। जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात है, मैंने न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट नहीं किया था, शुरू में किया था, फिर उसके बाद नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि डेली करंट अफेयर्स अगर मैं जागरण जोश से पढ़ रहा हूँ, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, ईयरली पढ़ रहा हूँ, तो अब न्यूज़पेपर की अहमियत उतनी रह नहीं गई। जहाँ तक ऐसे राइटिंग का बात है, मेंस में आपको ऐसे राइटिंग के भी पेपर मिलेंगे। ऐसे के लिए न्यूज़पेपर में सिर्फ एडिटोरियल पार्ट अगर पढ़ लिया जाए तो बेहतर होगा। बाकी जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, जितना आप करंट अफेयर्स और डेटा अपने ऐसे में लिखेंगे उतना ज़्यादा ऐसे बेहतर होगा। ऐसे का फॉर्मेट बेहतर होगा कि तैयार करके जाएं, वहाँ पे एक्सटेम्पोर ऐसे ना लिखें, पहले से उसके कुछ फॉर्मेट कुछ डेटा तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एज़ फार एज़ कोचिंग इज़ कंसर्न, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जुडिशियल सर्विसेज के, मेरी राय ये रहेगी कि लॉ में एज़ फार एज़ लीगल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, अगर आपके पास हर लॉ की एक किताब है, जैसे आईपीसी बेयर एक्ट के साथ आपके पास रतन लाल धीरज लाल है रेफरेंस के लिए, या किसी कोचिंग्स के मटेरियल्स हैं, तो आपको सारी चीज़ें अगर किताबों में मिल जा रही है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की लॉ के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल डेफिनेट है। मेन चीज़ें हैं रिसोर्सेज, मटेरियल। अगर कोचिंग के मटेरियल मिल जाएं तो कोचिंग वही चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं, आपको कोई पढ़ाए ये तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ये आप वेल मैच्योर एग्ज़ाम है, आप हम सारी चीज़ें किताबों में अवेलेबल है, पढ़ के समझा जा सकता है। मटेरियल ज़्यादा ज़रूरी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल अगर आप लोग को मिल जाए तो वो ज़रूर ले लें, क्योंकि उसमें क्रिस्प और शॉर्ट में सारी चीज़ें मिल जाती है। दैट इज़ द ओनली यूज़ ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। बैठ के पढ़ना और कोई शख्स पढ़ाए ये तो मेरे समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक बेहतर जहन आपका भी है, आप किताबों से पढ़ के सारी चीज़ें, सारे इल्म हासिल कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज पे फोकस करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आप चूँकि हम लोग जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, तो हमारा हमेशा जीएस और जीके पोर्शन लॉ से कम होता है, तो बेहतर है कि जो हमारा कमज़ोर है उससे उसके लिए हम कुछ कोचिंग या एड लें। मैंने टारगेट फॉर आईक्यू के नोट्स लिए थे, वो भी कोचिंग और लेक्चर्स नहीं, सिर्फ नोट्स, मटेरियल पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर हमें हर चीज़ कोई पढ़ा देगा तो हमारा अपना जहन कभी भी कैलकुलेट नहीं करेगा, हम सिर्फ एक स्पून फेड हो जाएंगे और हमारा जहन बिल्कुल रुक जाएगा। टारगेट फॉर आईक्यू के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। लॉ के लिए मुझे नहीं लगता कि आप अगर मटेरियल रिसोर्सेज हैं तो किसी भी कोचिंग की ज़रूरत आपको कभी भी है, बस रिसोर्सेज इकट्ठा करने होंगे, उसमें थोड़ी सी आपके फ्रेंड्स या मदद कोचिंग की आप ले सकते हैं डायरेक्टली भी। और इस एग्ज़ाम में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी ठीक डायरेक्शन में है और 2 से 3 साल मेहनत कर लिया गया है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में, तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत की है, लाइक मैं 2012 से 2020 तक जैसे मैं पढ़ रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, स्ट्रैटेजी मेरी बिल्कुल ख़राब थी, कुछ पता नहीं था कैसे पढ़ना है, तो फिर कितना भी पढ़ लिया जाए मुश्किलात हासिल होंगी।
कोई फ़ायदा, कोई कामयाबी हासिल होना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रैटेजीज़ आजकल इंटरनेट के मीडियम से यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लोग जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे बेहतर गाइडेंस और डायरेक्शंस मिल जाता है। उससे हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बेहतर करते हुए उनकी वीडियोस से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और 2 4 10 लोगों के एक्सपीरियंसेस जब सुनते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, तो हमें एक डायरेक्शंस आसानी से मिल जाता है यूट्यूब और इंटरनेट के ज़रिए से। हमें बहुत मुश्किल नहीं है आज की डेट में। तो वो अगर स्ट्रैटेजी ठीक हो गई तो, और मेहनत उस स्ट्रैटेजी पे कर लिया, उतनी चीज़ें कवर कर ली, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके लेक्चर लेने की और पढ़ाई करने की, कोई पढ़ाए इसकी ज़रूरत नहीं। मैच्योर एग्ज़ाम है, कोई जो है इमैच्योर एग्ज़ाम नहीं है ये, और कि हमें हमेशा किसी की ज़रूरत हो। किताब काफ़ी है, अगर इतनी चीज़ें कवर कर लिया गया है तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बेहतर है कि पढ़ाई पे जितना ध्यान दें, उतना ही ध्यान स्ट्रैटेजी पे दें, और इंटरव्यू को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें, नॉर्मल रखें, एटिकेट्स पे ध्यान दें, जो आपने पढ़ा है वही काम आएगा। एज़ फार एज़ मेंस इज़ कंसर्न, अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर अच्छी तरह कर ली है तो आपका मेंस नहीं रुकेगा। आप आंसर एक-एक क्वेश्चंस की अच्छी तरह, आपने जो क्वेश्चन वहाँ पूछा जा रहा है उसकी घर में 10-10 बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस विथ टाइम घड़ी रख के की है तो आपका मेंस नहीं रुकेगा। बिल्कुल डेफिनेट है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मुझे लगता है इतनी चीज़ें कवर करने के बाद परेशानी का सबब जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं बनेगा आप में से किसी के लिए भी। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करें, और कोशिश करें टारगेट बेस्ड तैयारी करने की, अर्ली बेस्ड तैयारी ना करें। डिसिप्लिन थोड़ा सा होना पड़ेगा हम लोग को और बेहतर, क्योंकि डिसिप्लिन होंगे तभी इतना वास्ट सिलेबस कवर कर पाएंगे जिसमें लॉ भी है, जीएस भी है। डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हमेशा 2 चीज़ें छूट जाएंगी, एक चीज़ छूट जाएगी, कुछ माइनर चीज़ें छूट जाएंगी, तो वो नुकसान इवेंचुअली हमारा ही होगा। डिसिप्लिन का मतलब अपना शेड्यूल इस तरीके से बना लें, पहले ब्लूप्रिंट अपने पेपर पे, कि पूरा दिन किस तरीके से, कितने बजे से क्या पढ़ना है, कितने बजे से क्या नहीं पढ़ना है, वो बिल्कुल फिक्स हो, और उतने वो चीज़ कभी भी डिस्टर्ब ना हो जब तक आप जज ना बन पाएँ। क्योंकि डिसिप्लिन के अलावा और कैंडिडेट्स के पास कुछ भी नहीं होता है, डिसिप्लिन और रिसोर्सेज, उसी से हमें क्रैक करना होता है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, आप लोग तक करें तैयारी अच्छे से, और इंशाल्लाह आप लोग को कामयाबी हासिल हो।